हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है देवाशीष शर्मा और आप देख रहे हैं एसवी करियर एकेडमी का चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लेक्चर नंबर 11। लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 10 में बच्चे हमने सारी रिवीजन की टिल लेक्चर नंबर 9। पहले लेक्चर से 9वें लेक्चर तक जो जो चीज़ें कवर की हैं हमने उनकी बात की। आज हम शुरू करने वाले हैं दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, जिनका नाम है क्वांटम नंबर्स। अब जिन्होंने पहले पढ़ रखा है, यानी 12वीं के बच्चे या कई 11वीं के बच्चे जिन्होंने पहले पढ़ रखा है, उन्हें पता होगा कि इस पॉइंट पे आके पता लगता है कि कुछ नई चीज़ें आ रही हैं, कुछ डिफ़िकल्ट चीज़ें लगती हैं। अभी तक तो ऐसा लग रहा होगा यार सब आ रहा है, आसान है खेल, चलो। यहाँ आके कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, ये चल क्या रहा है सर, ये काय की इक्वेशन है, कौन से नंबर्स, कुछ पता नहीं चल रहा। क्योंकि इससे पहले वाली कई चीज़ें आपने 9th 10th में भी कर रखी होती हैं। तो आज से शुरू होंगी ऐसी चीज़ें जिनके बारे में आपने बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा होगा। जिन बच्चों ने पहले ये चीज़ें पढ़ी हैं +1 की, जो +2 के बच्चे हैं, उनको पता लगेगा कि असल में मतलब क्या होता है। आपने पढ़ा था, समझ नहीं आया, अब पढ़ोगे, अब पता लगेगा एग्जैक्टली चीज़ें क्या हैं। तो स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 11 स्ट्रक्चर ऑफ एटम का क्वांटम नंबर्स। शुरू करने से पहले हमने देख लिया था यार, असल में इलेक्ट्रॉन बोर ने जो अपना मॉडल दिया था, जो बोर मॉडल हम पढ़ते आ रहे थे, जिसके लेके हमने काफ़ी कैलकुलेशंस भी की, वो बेस था किस अजम्पशन पे, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है। इसी अजम्पशन पे बेस था, बट हमने प्रूव कर दिया, चलो हमने तो क्या, हाइजेनबर्ग ने, ब्रोगली ने, इन सब ने प्रूव कर दिया कि इलेक्ट्रॉन तो एक वेव है। इलेक्ट्रॉन तो एक वेव है। तो इस मॉडल को हमने नकारा था और हमारे पास क्या आया, वेव मैकेनिकल मॉडल। इसको बोला जाता है, इस नाम से भी जाना जाता है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्वांटम मतलब, क्वांटम वर्ड उन चीजों के लिए यूज किया जाता है जो बहुत छोटी हैं। सुपर माइक्रोस्कोपिक चीजों के लिए मैं वर्ड यूज कर लेता हूं क्वांटम। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, यानी जो माइक्रोस्कोपिक चीजें हैं, माइक्रोस्कोपिक चीजें हैं, इनके लिए वर्ड करते हैं यूज क्वांटम। तो वेव मैकेनिकल मॉडल या फिर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, इसको हमने पढ़ना शुरू किया। और इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत की एक साइंटिस्ट ने, जिनका नाम था स्क्रॉडिंगर। अलग अलग नाम इन्हें पढ़ते हैं लोग, मैं स्क्रॉडिंगर बोलता हूं, कई शॉडिंगर बोलते हैं, SCHRODINGER। और इन्होंने किया क्या, बहुत खतरनाक चीज, इन्होंने जो वेव, हमारा इलेक्ट्रॉन एज अ वेव ट्रीट होगा, उसकी इक्वेशन बता दी। वेव इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब याद रखना, ये वेव इक्वेशन ना तो आपके सिलेबस में है, बहुत डिटेल्स के बाद जब आप मास्टर्स कर जाते हो या पीएचडी करते हो, तब जाके इस इक्वेशन का रेलेवेंस आपको मतलब समझ आएगा। इसका मतलब आपके मसले का है, कहां से आई, सॉल्यूशन कैसे आई, ये कुछ नहीं है आपके। अगर आप खोल भी लोगे, कोई भी बुक खोल लो, वहां पर सिर्फ ये इक्वेशन मेंशन की होती है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। और इस स्टेज पे इस इक्वेशन का आपके लिए फिलहाल कुछ मतलब नहीं है, मतलब है इनके सॉल्यूशन का, जिनको हम क्वांटम नंबर्स बोलते हैं। अब देखो ना, अगर मैं बोलूं कि सर ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे इस ऑर्बिट में गोल गोल तो तब घूमेगा अगर ये एक पार्टिकल हो। और हमने देख लिया, ये पार्टिकल नहीं है, ये तो वेव है। ये एक वेव की तरह ट्रीट करेगा। मूविंग पार्टिकल, बहुत कम मास वाला, ये एक वेव की तरह ट्रीट करेगा। और वेव ऐसे गोल गोल तो घूमती नहीं है, तो इस मॉडल से हम दूर आए। असल में एक ये वेव है, और स्क्रॉडिंगर ने क्या किया, इसकी इक्वेशन दे दी, जिसको नाम दिया मैटर वेव इक्वेशन, या फिर इसे नाम दिया प्रोबेबिलिटी इक्वेशन। प्रोबेबिलिटी इक्वेशन। अच्छा, इसको नाम प्रोबेबिलिटी इक्वेशन क्यों दिया, उस पे आ रहे हैं। पहले इक्वेशन देख लेंगे, पहले इक्वेशन देखेंगे। स्क्रॉडिंगर ने एक इक्वेशन दी, उसे समझो। क्या इक्वेशन दी? वेव इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रॉन। क्या दी? बोल रहे डी स्क्वायर जाई बाय dx स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर जाई बाय dy स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर जाई
प्लस dz स्क्वायर। ये क्या है? डबल डिफरेंशिएशन है किसी चीज जाए का, डबल डिफरेंशिएशन है किसी चीज जाए का, प्लस 8 पाई स्क्वायर m स्क्वायर e माइनस v बाय h इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन दी, इस इक्वेशन का आपके लिए फिलहाल कोई मतलब नहीं है, इसका आपके लिए फिलहाल कोई मतलब नहीं है। जाए लगा लेंगे इधर, इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को नाम दिया श्रोडिंगर ने, इस इक्वेशन को नाम दिया वेव इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो ना, ये एक नई तरीके की वेव हमें पता थी, साउंड वेव के बारे में हम जानते थे, लाइट वेव के बारे में हम जानते थे, इलेक्ट्रॉन वेव की इक्वेशन हमें श्रोडिंगर भाई साहब ने दी, तभी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी उस टाइम पे, बहुत बड़ी बात थी ये, बहुत, और फिलहाल भी बहुत बड़ी बात है। इस इक्वेशन पे क्वांटम लेवल पे होने वाली चीजें डिपेंड करती है। अगर तुम्हें क्वांटम लेवल पता नहीं ना, तो तुमने एक मूवी देखी होगी एंटमैन। एंटमैन में वो क्या होता है, बिल्कुल छोटा हो जाता है, उसे बोलते हैं वो क्वांटम रेल्म में पहुंच गए। क्वांटम रेल्म में पहुंच जाना यानी बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक होके किसी और ही डायमेंशन में पहुंच गए। वहां पर फिजिक्स के नॉर्मल लॉज नहीं लगते, वहां लॉज बदल जाते हैं, उसे क्वांटम रेल्म बोल रहे हैं। तो ये क्वांटम लेवल पे वेव इक्वेशन दी उन्होंने ये। अब ये वेव इक्वेशन को ना बोला प्रोबेबिलिटी इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी इक्वेशन। इसका मतलब समझो, इसे प्रोबेबिलिटी इक्वेशन बोला क्यों? हम पहले सोच रहे थे कि इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है एक ऑर्बिट में, बट हमने देखा अगर ये वेव है तो ये गोल गोल नहीं घूमता, वेव ऐसे ऐसे घूमती आपको नहीं मिलेगी। हमें इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन नहीं पता लग सकती, किसने बताया था? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में। दैट मीन्स हम सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं, हम एक प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वहां मिलने की प्रोबेबिलिटी है, डेफिनेटली नहीं बोल रहे। यहां पर जो ये जाए का स्क्वायर है, ये जो जाए यूज कर रहे हैं, इसका स्क्वायर को हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी। इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की क्या प्रोबेबिलिटी है, इसीलिए इसका नाम रखा गया प्रोबेबिलिटी इक्वेशन। फिर से समझो, इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में घूमता है, अब हम इसे गलत बोल चुके। इलेक्ट्रॉन वेव नेचर का है, ये ऑर्बिट में नहीं घूम रहा, न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन वेव की तरह एक्ट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन को हम परफेक्टली ढूंढ नहीं सकते, हम उसके होने की प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि अच्छा यहां होने की प्रोबेबिलिटी है, और उसको बताया गया इस इक्वेशन के हिसाब से। और जब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हम निकालते हैं ना, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं तो 3 वेरिएबल मिलते हैं, 3 वेरिएबल्स मिलते हैं, जिन वेरिएबल्स को हम बोल देते हैं क्वांटम नंबर। ये आपका टॉपिक है और ये बहुत डिटेल में है। क्वांटम नंबर्स, क्वांटम नंबर्स। तो हमारा स्कोप पढ़ाई का क्या है? इस श्रोडिंगर इक्वेशन का जो आंसर्स आए उनको हमने डिस्कस करना है। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत सवाल इससे आते हैं। यहां तक कोई बताएगा भी नहीं आपको, सीधे शुरू कहां करेगा? चलो क्वांटम नंबर पढ़ते हैं बच्चों। क्वांटम नंबर होते हैं एन एस डी एल एफ, कुछ भी बकवास करेंगे। शुरुआत समझो, श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन दी। ये इक्वेशन क्या बता रही है? इलेक्ट्रॉन को ढूंढ पाने की प्रोबेबिलिटी, किसी एटम में इलेक्ट्रॉन कहां है उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। जब इसको सॉल्व किया तो जो आंसर्स मिले उनको मैंने नाम दिया क्वांटम नंबर। 3 अलग अलग वेरिएबल मिले, 3 अलग अलग मिले, उनको नाम दे दिया क्वांटम नंबर। असल में 4 क्वांटम नंबर है, एक जो लास्ट क्वांटम नंबर है वो इसका सॉल्यूशन नहीं है, वो अलग से चीज है। तो शुरुआत करते हैं बच्चे, लिखेंगे क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स, क्वांटम नंबर्स बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत मजा आने वाला है। हेडिंग डालेंगे क्वांटम नंबर्स। स्टार्ट करें? चलो, तो सबसे पहले लिखो ये क्वांटम नंबर्स क्या है। लिखेंगे Schrodinger's wave equation gave, Schrodinger's wave equation gave 3 variables या solution. These are known as quantum numbers. These are known as क्वांटम नंबर्स। इनको मैंने नाम दिया क्वांटम नंबर्स। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का जो रिजल्ट आया
उसको नाम दिया क्वांटम नंबर। ये 3 क्वांटम नंबर है क्या? 3 क्वांटम नंबर N, L और M। देखते जाओ देखते जाओ, पहले हम अलग अलग सबको पढ़ेंगे, जब सारी चीजें जुड़ेंगी तब जाके आपको चीजें ढंग से समझ आएंगी। N, L, M। इसके अलावा एक और है, 4th क्वांटम नंबर है जिसको मैं बोलता हूं S, स्मॉल s। ये 3 तो हमें कहां से मिले? श्रोडिंगर की इक्वेशन को सॉल्व करके। ये चौथा अलग से है। दिस 4th क्वांटम नंबर इज नॉट इंक्लूडेड इन सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। श्रोडिंगर की इक्वेशन का ये पार्ट नहीं है। क्वांटम नंबर क्या है? these numbers represents probability of finding an electron in the atom। एक एटम में इलेक्ट्रॉन को ढूंढ निकालने की प्रोबेबिलिटी हम इन क्वांटम नंबर से समझेंगे। बात समझ लो, क्वांटम नंबर्स वो नंबर्स हैं जिनके बारे में जान के मैं इलेक्ट्रॉन एटम में कहां हो सकता है नहीं, हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी मैं निकालना चाहता हूं, उसकी प्रोबेबिलिटी मैं निकालना चाहता हूं। तो शुरुआत करें। सबसे पहले लिखेंगे पहला क्वांटम नंबर, पहला क्वांटम नंबर, सबसे पहले लिखेंगे पहला क्वांटम नंबर विच इज माय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से। प्रिंसिपल की स्पेलिंग PAL होगी, जैसे स्कूल का प्रिंसिपल होता है वैसे ही ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अच्छा, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? इट रिप्रेजेंट्स द शेल नंबर in which electron can be found। मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर L, बुक में आपको ये लिखा मिलेगा, ये आपको शेल नंबर बताता है। फॉर एग्जाम्पल ये शुरू होगा n इक्वल्स टू 1 से, n इक्वल्स टू 2 से, n इक्वल्स टू 3 एंड सो ऑन, n इक्वल्स टू 4 बढ़ता जाएगा। n इक्वल्स टू 1 का मतलब है फर्स्ट शेल में कहीं हो सकता है इलेक्ट्रॉन। n इक्वल्स टू 2 मतलब सेकेंड शेल, n इक्वल्स टू 3 मतलब थर्ड शेल, n इक्वल्स टू 4 मतलब फोर्थ शेल एंड सो ऑन। बुक्स में आपको ये मिलेगा। असल में ये क्या बता रहा है? साइड में स्टार मार्क करके लिखना। इट रिप्रेजेंट्स साइज of the region where electron can be found। ध्यान से देखो, मेरे इलेक्ट्रॉन किसी भी रीजन में हो सकते हैं। मान लो ये मेरा न्यूक्लियस है, किसी भी रीजन में इलेक्ट्रॉन हो सकता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उस रीजन का साइज बता रहे हैं, उस रीजन का साइज बता रहे हैं। और उस रीजन को, दिस रीजन इज नोन एज, जहां पर इलेक्ट्रॉन मिल सकता है उस रीजन को, दिस रीजन इज नोन एज ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में नहीं होते, इलेक्ट्रॉन असल में ऑर्बिटल में होते हैं। हमने भी देखा था इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहे हैं, वो बोर ने बताया था, और हमने देखा वेव ऑर्बिट में नहीं घूम सकती। इलेक्ट्रॉन असल में मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है एक अलग रीजन में, एक रीजन में। ये न्यूक्लियस है या इधर है, या इलेक्ट्रॉन इधर है या इधर है, रीजन्स डिवाइड कर दिए गए, उनको बोला ऑर्बिटल। और मेरा पहला क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है वो वाली शेल जहां पर इलेक्ट्रॉन हो सकता है, और असल में ये रिप्रेजेंट कर रहा है उस रीजन का साइज
जहां पर इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, और उस रीजन को क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल यानी n की वैल्यू ऐसे बढ़ रही है तो मैं बोलूंगा साइज ऑफ ऑर्बिटल इंक्रीजेस। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ रही है, यानी n इक्वल्स टू 1 मतलब छोटा ऑर्बिटल, n इक्वल्स टू 2 बड़ा ऑर्बिटल, 3 4 5, तो जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ रही है ऑर्बिटल का साइज बढ़ रहा है। और एक और चीज आपको याद होगी, जैसे जैसे शेल नंबर बढ़ता है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ती है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीजिंग। ध्यान से समझो, ये था मेरा न्यूक्लियस, ये मेरी फर्स्ट शेल, जरूरी नहीं है गोल हो, जरूरी नहीं है गोल हो, बस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिस इज माई सेकेंड शेल, तो मैं इसे बोलूंगा n इक्वल्स टू 1, n रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? शेल नंबर। दिस इज n इक्वल्स टू 2 एंड सो ऑन। बात समझ में आ रही है? माई n रिप्रेजेंट्स शेल का नंबर जहां इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, जहां इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। तो दिस इज माई न्यूक्लियस, ये मेरा न्यूक्लियस है। दिस इज माई शेल नंबर 1, दिस इज माई शेल नंबर 2, दिस इज माई शेल नंबर 3, मान लो दिस इज माई शेल नंबर 4। दिस इज n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 1 मतलब पहली शेल, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 4। अच्छा, इन शेल्स को ना अल्फाबेट नाम भी दिए हैं। इसे मैं बोलता हूं K शेल, इसे L शेल, M शेल, N शेल। यानी पहले शेल को बोला जाता है, शेल का नाम है K, सेकंड का L, फिर M, फिर N। याद रखना है, याद रखना है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट किस शेल में इलेक्ट्रॉन हो सकता है। इस शेल में कहीं हो सकता है, हर जगह है नहीं, किसी किसी रीजन में है, यानी इस शेल के किसी रीजन में मेरा इलेक्ट्रॉन है। तो याद रखेंगे, स्मॉल n इज माय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इट रिप्रेजेंट्स द शेल नंबर इन विच इलेक्ट्रॉन कैन बी फाउंड। n इक्वल्स टू 1 मतलब पहली शेल, n इक्वल्स टू 2 दूसरी, तीसरी, चौथी। पहले 4 को अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया है, KLMN शेल। बात समझ में आई? n जीरो हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, जीरो शेल का कोई मतलब ही नहीं है। शेल नंबर कहां से शुरू होगा? 1 2 3। तो n की वैल्यू क्या हो सकती है? मेरी n की वैल्यू क्या हो सकती है? एनी इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर, एंड n इज नॉट इक्वल टू 0। जीरो नहीं हो सकता, फर्स्ट शेल होगी, पहली शेल को मैं बोलूंगा फर्स्ट शेल, राइट? तो मेरा n रिप्रेजेंट कर रहा है किस शेल में मेरा इलेक्ट्रॉन है, या फिर जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है उस ऑर्बिटल का साइज क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जेई से इससे बहुत सारे सवाल आपको मिलेंगे ऑर्बिटल के साइज से रिलेटेड, ऑर्बिटल के साइज से रिलेटेड। तो n रिप्रेजेंट कर रहा है कि कौन से शेल में मेरा इलेक्ट्रॉन पड़ा है, कौन से शेल में मेरा इलेक्ट्रॉन पड़ा है। चलो आगे चले। सेकेंड क्वांटम नंबर जिसे मैं बोल रहा हूं एजीम्यूथल, कई बोलेंगे एजीमुथल, कई बोलेंगे एजीमथल, कुछ भी बोल लो, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं L से। इसे बोला जाता है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। इसे इस नाम से भी जाना जाता है, इसे जाना जाता है एक और नाम से सेकेंडरी क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर। अब सर ये एजीमुथल क्वांटम नंबर है क्या? बोला गया सबसे पहले n रिप्रेजेंट कर रहा है किस शेल में इलेक्ट्रॉन है, शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। L रिप्रेजेंट कर रहा है कि विद इन दिस शेल भी मेरा इलेक्ट्रॉन कहां हो सकता है। L रिप्रेजेंट वेयर द इलेक्ट्रॉन कैन बी, वेयर द इलेक्ट्रॉन कैन बी प्रेजेंट विद इन द शेल, विद इन द शेल। शेल के अंदर भी, शेल के अंदर भी मेरा, शेल के अंदर भी मेरा इलेक्ट्रॉन कहां पाया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन कहां
पाया जा सकता है। ध्यान से समझना। अच्छा, अब ध्यान से देखो, और ये चीज असल में रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये बता रहा है शेप ऑफ द रीजन, शेप ऑफ द रीजन वेयर इलेक्ट्रॉन कैन बी फाउंड। और उस रीजन को नाम याद आया, क्या देते हैं, ऑर्बिटल या ऑर्बिटल। तो ये असल में बता क्या रहा है, शेप ऑफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ ऑर्बिटल। मेरा सेकेंडरी क्वांटम नंबर या एजीमुथल क्वांटम नंबर या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर बता रहा है उस रीजन की शेप क्या होने वाली है जहां पर मेरा इलेक्ट्रॉन है, यानी ऑर्बिटल की शेप बता रहा है। या फिर क्या बता रहा है कि विद इन शेल, शेल के अंदर भी किस किस रीजन में इलेक्ट्रॉन हो सकता है। शेल नंबर के बारे में n पता लग गया, अब l को देखते हैं। ध्यान से देखना सर, ये l की वैल्यू क्या हो सकती है। फॉर अ गिवन शेल नंबर, फॉर अ गिवन शेल नंबर l की वैल्यू होती है 0 से लेके n-1 तक। इसका मतलब समझो, 0 से लेके n, फॉलो करते जाओ, बस फॉलो करते जाओ, सब पता लगेगा। 0 से लेके n-1 तक, ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू का साइन है। मतलब क्या हुआ, मान लो मैं बात कर रहा हूं शेल नंबर 1 की, 2 की, 3 की, 4 की। L की वैल्यू क्या होगी, 0 से लेके n को 1 डालते हैं, 0 से लेके 1-1 0, यानी L की वैल्यू है सिर्फ 0। इस 0 को हम रिप्रेजेंट करते हैं, इस 0 को रिप्रेजेंट करते हैं हम S से। तो इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट शेल में S में, फर्स्ट शेल में 0 को रिप्रेजेंट करते हैं S से, L, S, 1 को P, 2 को D, 3 को F। समझते जाओ, फर्स्ट शेल में L की वैल्यू आई सिर्फ 0, यानी मैं इसे क्या लिखूंगा, फर्स्ट में S, 0 रिप्रेजेंट कर रहा है S। अगर मैं N की वैल्यू 2 डालूं, यानी सेकंड शेल की बात करूं, तो इसमें और कौन कौन से खाने हैं, और कौन कौन से खाने हैं या जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन है। इसकी वैल्यू 2 डाली तो 0 से लेके 2-1 1, यानी 0 और 1 L की वैल्यू हो सकती है। यानी सेकंड शेल में 2 सब शेल हो सकती हैं। L को मैं क्या बोल रहा हूं, सब शेल। अब समझ में आया होगा आपको। शेल के अंदर फिर फर्दर रीजन डिवाइडेड है, जिनको बोल रहे हैं सब शेल्स। तो फर्स्ट शेल में एक ही सब शेल है, सेकंड शेल में 2 सब शेल है, तो इसे मैं क्या बोलूंगा, 2s और 2p। 0 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं s से, 1 को p से। 3 अगर मैं इस इक्वेशन में डालूं तो मेरी L की वैल्यू क्या है, 0 से लेके 3-1 2, यानी 0 1 2। तो किस किस सबशेल, कौन कौन सी सबशेल अवेलेबल है मेरी थर्ड शेल में, 3s 3p और 3d। बात समझ में आई, 3s 3p 3d। सिमिलरली 4 डाला तो 0 से लेके 3, यानी 0 1 2 3, यानी फोर्थ शेल में मेरी 4 सब शेल्स और हैं, यानी 4s 4p 4d और 4f। बात समझ में आई, नंबर ऑफ सबशेल्स, नंबर ऑफ सबशेल्स। बात समझ में आ रही है या नहीं। अगर मैं इसे फिगरेटिवली बना के दिखाऊं कि असल में अगर आपको फील दूं, अगर असल में आपको फील दूं तो चल क्या रहा है, ध्यान से देखो। मुझे रंग बिरंगे पेन यूज करने पड़ेंगे, ध्यान से देखो। चलो सब तैयारी। अच्छा पहले देखो, अगर मेरी शेल थी शेल नंबर 1, तो इसमें कितने सब शेल हैं, सिर्फ एक। तो सब शेल्स कितने हैं, एक, नंबर ऑफ सब शेल्स। अगर मेरी शेल नंबर थी 2, तो सब शेल कितने हैं, देखो 2, एक ये और एक ये, यानी एक ये और एक ये। शेल थी नंबर 3 की, तो इसमें फर्दर कितने सब शेल थे, 3। और शेल थी नंबर 4 की, तो इसमें फर्दर कितने सब शेल थे, 4। तो इस फॉर्मूले को लिख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ सब शेल्स
number of subshells in a shell equals to n equals to the number of shell, the shell number. अगर मैं बोलूं हाउ मैनी, स्टार मार्क करके लिख लेंगे, हाउ मैनी सबशेल्स आर देयर इन 8th शेल, SHELL, तो मैं सीधे बोलूंगा देयर आर 8 सबशेल्स. जो शेल का नंबर उतने ही उसके अंदर फर्दर सबशेल्स, जो शेल का नंबर उतने ही उसके अंदर फर्दर सबशेल्स. ठीक है. अच्छा, अगर मैं इसे समझाने की कोशिश करूं, ये रहा मेरा न्यूक्लियस. इसने बोला अगर मैं पहली शेल की बात करूं, यानी n equals to 1, तो इसके अंदर सबशेल कितनी है? सिर्फ एक, ये रही. अगर मैं n equals to 2 की बात करूं, यानी सेकंड शेल की बात करूं, फर्दर उसके अंदर 2 सबशेल होंगी. यानी अगर मैं सेकंड शेल बनाऊं तो मैं ऐसे बनाऊंगा, दिस कंप्लीट इज माई सेकंड शेल. n equals to 2, इसमें है 2 सब शेल्स. अगर कोई मुझे बोले थर्ड शेल, तो थर्ड शेल में फर्दर 3 बेसिकली सब शेल्स है, 1 2 और 3. दिस कंप्लीट इज मेरी थर्ड शेल. इसमें है 3 सब शेल्स. सिमिलरली किसने बोला फोर्थ शेल बनाओ, तो मैं कैसे बना दूंगा? 1 2 3 4, यानी बेसिकली मेरी शेल नंबर 4 में 4 फर्दर सब शेल्स हैं. 4 फर्दर सब शेल्स हैं. बात समझ में आई? इलेक्ट्रॉन कहां पर है? शेल में ही कहीं है. शेल के अंदर किसी सब शेल में हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल ये इस तरह से हुआ कि मैंने आपसे आपका पूछा भाई एड्रेस बताओ, तो आपने बोला मेरा एड्रेस है मोहाली में, तो मोहाली होगी शेल. बेटा मोहाली में कहां? आपने बोला सर सेक्टर 127, तो सेक्टर 127 हो गया सब शेल, क्योंकि मोहाली में मान लो 4 ही सेक्टर थे, सेक्टर 1 2 3 4, तो मैंने बोला घर कहां है, आपने बताया मोहाली, तो वो हो गया आपके शेल. मैंने बोला कौन से सेक्टर में, तो आपने बोला सेक्टर नंबर 2, वो हो गया आपका सब शेल. बात समझ में आई? एक शेल में फर्दर सब शेल्स है, एक शेल में फर्दर सब शेल्स भी है. तो मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है शेल का नंबर, और एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है सब शेल के बारे में, सब शेल के बारे में. और क्या बताता है? ऑर्बिटल जिस रीजन में इलेक्ट्रॉन होने वाला है, जिस रीजन में होने वाला है, उनकी शेप्स बताता है, बात समझ में आई? चलो एक स्टेप आगे चलें, और इन्हीं की अगर बात करें, तो मैंने बोला सर मेरे जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी L, ये बताता है शेप ऑफ रीजन वेयर इलेक्ट्रॉन कैन बी फाउंड. उस रीजन की शेप बता रहा है जहां इलेक्ट्रॉन मिल सकता है. और L क्या होता है? L की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 1 2 3. 0 का मतलब S, P, इसका D, इसका F. अगर मैं शेप की बात करूं, देखो इलेक्ट्रॉन किसी 3D रीजन में है, और 3D रीजन की शेप तो कुछ भी हो सकती है. स्फीयर भी 3D है, क्यूब भी 3D है, क्यूबॉइड भी 3D है. एजीमुथल क्वांटम नंबर शेप बता रहा है. अगर मेरा है सब शेल नंबर या एजीमुथल क्वांटम नंबर S, तो S की शेप होती है स्फेरिकल. अब याद रखना ये सर्कल नहीं बनाया, ये एक स्फीयर बनाया है. यहां से देखोगे सर्कल लगेगा, 3D में क्या है? स्फीयर. तो S सब शेल होता है मेरा स्फेरिकल, यानी किसी स्फीयर वाले रीजन में इलेक्ट्रॉन मिल सकता है. P मेरा होता है डंबल शेप का. डंबल शेप ऐसे ही होते हैं, शेप रफली डंबल ऐसी शेप का होता है. बात समझ में आई?
पी सब शेल मेरा होता है डंबल, DUMB, डंबल शेप का। डी होता है डबल डंबल शेप का। ये शेप्स याद रखनी है आपने। डबल डंबल मतलब ऐसा ऐसा, यानी कुछ ऐसे रीजन में, एस की बात करूं तो कुछ ऐसे रीजन में इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, पी की बात करूं तो कुछ ऐसे रीजन में इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, डी की बात करूं तो कुछ ऐसे 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 रीजन में इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं। शेप बता रहा है कि किस शेप में, किस शेप के अंदर वो इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, किस रीजन में, 3D में। और सिमिलरली एफ की बात करूं तो इसका स्ट्रक्चर होता है कॉम्प्लिकेटेड, ये नहीं पढ़ना। इसका स्ट्रक्चर होता है कॉम्प्लिकेटेड, एक्चुअली होता है 8 टाइप डंबल्स में, ऐसा दिखेगा आपको। अगर मैं रफ बनाऊं तो कुछ ऐसा दिखेगा। तो पहली बात, एजीमुथल क्वांटम नंबर पहली चीज क्या बता रहा है, सबशेल के बारे में और शेप्स ऑफ ऑर्बिटल के बारे में। उस रीजन की शेप बता रहा है जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी है। बात समझ में आई? अच्छा, इसे एक और चीज बोली जाती है एंगुलर क्वांटम नंबर। भाई ऐसा क्यों बोला गया? एक्चुअली ये किसी भी इलेक्ट्रॉन का, मेरा एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर एक और चीज बताता है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल। इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, एंगुलर मोमेंटम किसी भी इलेक्ट्रॉन का इन अ सबशेल इज, किसी भी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इन अ सबशेल इज h/2π अंडर रूट L into L plus 1, where L is सबशेल नंबर, सबशेल नंबर, सबशेल नंबर। फॉर एग्जाम्पल किसी ने बोला व्हाट इज द, ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम किसका, इलेक्ट्रॉन का। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखेंगे, कई बार इससे सवाल आता है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने बोला व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 2s। बोल रहे अगर 2s में मेरा इलेक्ट्रॉन है तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? यार एंगुलर के मोमेंटम के फॉर्मूला में कहीं n यूज हो रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो कहीं नहीं यूज हो रहा। ये क्या होता है? ये n ही तो बताता है, शेल नंबर, और ये क्या बताता है, सब शेल नंबर यानी L। और S के लिए, S सब शेल के लिए L की वैल्यू क्या होती है, 0। याद है, L 0 1 2 3, 0 मतलब S P D F। तो S का मतलब है सब शेल नंबर 0, तो यहां 0 डाल दो तो मेरा क्या आ गया, h/2π अंडर रूट 0 इंटू 0 प्लस 1 विच इज 0। सिमिलरली किसी ने बोला 2p में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या है? तो इसकी बात तो मैं करूंगा नहीं, ये तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। p मतलब L इक्वल्स टू 2। p का मतलब क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू, सॉरी 1 यहां 1 डाल दो तो एंगुलर मोमेंटम क्या आया, h/2π अंडर रूट 1 इंटू 1 प्लस 1 यानी 2h/2π। ये मेरा एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। इसीलिए इसे एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोला जाता है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? चलो, बात समझ में आई? आगे चले, चलो। थर्ड क्वांटम नंबर जिसको नाम मैंने दिया है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसे स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमें पता था इलेक्ट्रॉन किस शेल में है, फिर हमें पता लगा उस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन किस सब शेल के अंदर पड़ा हो सकता है। m हमें बताएगा कि सब शेल के भी अंदर, अब हम फाइनल ऑर्बिटल पे पहुंच गए, m मुझे बताएगा इस सब शेल के भी अंदर किस ऑर्बिटल में मेरा इलेक्ट्रॉन है। तो m रिप्रेजेंट्स
ऑर्बिटल। फाइनली उस जगह पे पहुंच गए जहां इलेक्ट्रॉन मिलेगा। फिर से समझो, तुम्हारा घर कहां है? मोहाली। मोहाली हो गया शेल नंबर। मोहाली में कहां? सर सेक्टर नंबर 2। सेक्टर नंबर 2 हो गया सब शेल नंबर। उस सेक्टर में कहां? तुमने बोला सर इस कॉलोनी में। तो वो क्या हो गया? तुम्हारी फाइनल डेस्टिनेशन, यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यानी फाइनल ऑर्बिटल जहां तुम पड़े हुए हो। बट यहां कौन पड़ा है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहां है? उस शेल में है। भाई उस शेल में कहां? भाई उस सब शेल में है। उस शेल की उस सब शेल में है। उस सब शेल में कहां? उस सब शेल के उस ऑर्बिटल में है। उस सब शेल की उस ऑर्बिटल में, यानी उस रीजन में है। एम मुझे बताएगा फाइनल चीज, ऑर्बिटल वेयर इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। वेयर इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। चलो, अभी किसी ने बोला, हमने देख लिया ना, एक शेल में कितने सब शेल होते हैं ये निकालना आ गया। शेल नंबर 1 तो उसके अंदर एक सब शेल, शेल नंबर 2 तो उसके अंदर 2 सब शेल, शेल नंबर 3 तो उसके अंदर 3 सब शेल्स। किसी ने बोला किसी सब शेल में, सब शेल मतलब एल में, किसी सब शेल में कितने ऑर्बिटल हैं? कितने ऑर्बिटल्स हैं बताओ। तो याद रखना, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सब शेल आर 2l+1। इस चीज को हमेशा याद रखेंगे। कहने का मतलब समझाता हूं, पहले इसे लिख लो। एक सब शेल में कितने ऑर्बिटल हैं? 2l+1। एक सब शेल में कितने ऑर्बिटल हैं? 2l+1। एक सब शेल में कितने ऑर्बिटल हैं? 2l+1। और इनकी वैल्यू क्या होगी? वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल्स m लाया करेगा -l से +l के बीच में, इंक्लूडिंग जीरो। इंक्लूडिंग जीरो समझाता हूं, पहले लिखो ये। कितनी m होंगे, कितनी वैल्यूज ऑफ m होंगी? इतनी। और वो क्या क्या होंगी? ये। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने मुझे बोला, पूरा लिखते देखो, शेल नंबर, सब शेल नंबर और m। किसी ने बोला फर्स्ट शेल की बात करो। फर्स्ट शेल में कितने सब शेल? सर 1 है ना। कौन सा? 1s है ना। और एक सब शेल में, s सब शेल में, सब शेल दी हो और मुझे नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालना हो कि उस सब शेल में भी कितने ऑर्बिटल हैं। तो s की वैल्यू क्या होती है हमें पता है। यहां लिख लेता हूं मैं LSPDF। s की वैल्यू 0 1 2 3। तो मैं अगर यहां डालूं l की वैल्यू 0, s के लिए l की वैल्यू क्या है? 0। तो मैंने यहां 0 डाला, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने आए? 2 × 0 + 1, यानी इसमें सिर्फ एक ऑर्बिटल होगा। इसमें सिर्फ एक ऑर्बिटल होगा। यहां से भी देखो ये क्या है? कितने ऑर्बिटल? वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल क्या होगी? -l से लेके +l इंक्लूडेड 0। s के लिए l की वैल्यू क्या है? 0, यानी -0 से +0 वो क्या होता है? 0, यानी सिर्फ एक सब शेल 0। m की वैल्यू क्या आई? m की वैल्यू क्या आई? सिर्फ 0। और वो क्या होगा? वो क्या होगा? ओनली 1 ऑर्बिटल। m की वैल्यू 0 आई है ना यहां से। s की वैल्यू 0 है डाला, m की वैल्यू आएगी -0 से +0 विच इज 0। तो यानी सिर्फ एक ऑर्बिटल आपको यहां मिलेगा। सेकंड शेल में आ गए। सेकंड शेल में आ गए, कितने ऑर्बिटल होते हैं? सर 2, 2s और 2p। 2 ऑर्बिट, कितने सबशेल्स होते हैं? सर 2 सबशेल है, 2s और 2p। सेकंड शेल में 2 सबशेल है, 2s और 2p। अच्छा, s की वैल्यू 0, s की वैल्यू 0, तो कितने सबशेल आए इधर? s के लिए l की वैल्यू 0, तो यहां से आया एक सबशेल, प्लस p के लिए l की वैल्यू 1, तो यहां आ गया 2 + 1 3 ऑर्बिटल्स। तो यानी यहां पर होंगे टोटल 4 ऑर्बिटल्स। टोटल 4 ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स को ना मैं स्क्वायर से बना लेता हूं। यहां पर होगा सिर्फ 1 ऑर्बिटल। 1 ऑर्बिटल। यहां पर कितने आ रहे हैं? s की वजह से 1 ऑर्बिटल, p की वजह से 3 ऑर्बिटल। 1 2 3। तो टोटल कितने हुए?
4 ऑर्बिटल्स। सेकेंड शेल में कितने हैं? 4 ऑर्बिटल्स। थर्ड शेल में कितने सब शेल होते हैं? 3s 3p 3d, यानी 3 सब शेल। s भरेंगे तो 1 ऑर्बिटल, p भरेंगे तो 3 ऑर्बिटल, और अगर d की वैल्यू क्या है? 2, तो 2 4 + 1 5 और ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5। बात समझ में आ रही है? शेल के अंदर सब शेल, सब शेल के अंदर सब शेल, सब शेल के अंदर फर्दर ऑर्बिटल्स। कितने हुए टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मेरी थर्ड शेल में 9 ऑर्बिटल्स हैं। बात समझ में आई? ध्यान से देखो, यह फॉर्मूला बता रहा है कि किसी सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल है। s की वैल्यू डाली L0 तो s के अंदर 1 एक ही है, p की वैल्यू डाली तो 3, d की वैल्यू डाली तो 5। बट अगर किसी ने बोल लिया डायरेक्टली कि किसी शेल में कितने ऑर्बिटल है, यह फॉर्मूला बता रहा है नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन द सबशेल। तो देखो, पहली शेल में 1 ऑर्बिटल, दूसरी में 4, तीसरी में 9, यानी if number of orbitals in nth shell equals to n square। बात समझ में आई? बात समझ में आई बच्चे? अब फिर से अगर मैं रिव्यू करूं, आज का लेक्चर रिव्यू करूं, चौथा क्वांटम नंबर हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे और बहुत सारे सवाल भी करेंगे। इन तीनों को ध्यान से समझो, सारे फॉर्मूलाज एक साथ। n क्या है मेरा? शेल नंबर। क्या क्या हो सकता है? n इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सो ऑन। l क्या है मेरा? शेल के अंदर सब शेल नंबर। रिप्रेजेंट करते हैं l से। क्या हो सकता है? l 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। 0 s, 1 p, d और f। मुझे निकालने हो नंबर ऑफ सबशेल्स, इन अ शेल। मुझे नंबर ऑफ सबशेल इन अ शेल निकालना हो तो इट इज इक्वल टू n। जिस नंबर की शेल उसके अंदर उतने सबशेल्स, जिस नंबर की शेल उसके अंदर उतने सबशेल, यानी फर्स्ट शेल में 1 सबशेल, सेकेंड शेल में 2 सबशेल्स, थर्ड शेल में 3 सबशेल्स एंड सो ऑन। सबसे पहले पता लगा इलेक्ट्रॉन किस शेल में है, फिर पता लग गया उसके अंदर भी किस सबशेल में हो सकता है। फिर हमारा आया m, यानी ये मुझे बता रहा है ऑर्बिटल नंबर, ऑर्बिटल का नंबर बता रहा है, उसके अंदर भी किस ऑर्बिटल में। अगर l है मेरा सबशेल, तो इसके अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालना 2l + 1, यानी अगर मेरा सब शेल है s p d f, तो इसका l की वैल्यू क्या है? 0 1 2 3। तो इसमें कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे? s की वैल्यू 0 तो 1 3 5, f को 3, f की वैल्यू l की 3 है तो 7। तो किस सब शेल के अंदर फर्दर कितने ऑर्बिटल है पता लग गया 2l + 1 से। और किसी ने डायरेक्टली पूछ लिया अगर n मेरा शेल नंबर है तो उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे? इट इज इक्वल टू n²। अभी करके दिखाया। पहली शेल, एक सब शेल सिर्फ s और उसके अंदर ऑर्बिटल 1, तो पहली शेल में 1 ऑर्बिटल। सेकेंड शेल 2 सब शेल, कौन कौन सी? s और p, s में 1 p में 3, तो 4 ऑर्बिटल। सेकेंड शेल में 4 ऑर्बिटल एंड सो ऑन चलता जाएगा। तो आई गेस कहानी आपको क्लियर हो चुकी होगी क्वांटम नंबर के बारे में। क्वांटम नंबर एग्जैक्टली बता क्या रहे हैं? फाइनल कर रहा हूं, जो भी बता रहा हूं उसे ढंग से समझ लो, उसी से सारा कंसेप्ट आपका बंधेगा। फिर से समझो,
quantum numbers tells us about the location of electron in atom. सबसे पहले n यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये बता रहा है शेल नंबर, उसके अंदर एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये मुझे बता रहा है शेल के अंदर किस सब शेल में। फिर m ऑर्बिटल नंबर या फिर इसे मैग्नेटिक नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी बोल रहे हैं। ये मुझे बता रहा है कि सब शेल्स के भी अंदर किस ऑर्बिटल में मेरा इलेक्ट्रॉन है, किस शेल में है, उसके अंदर किस सब शेल में है, उसके अंदर किस ऑर्बिटल में है, किस सोसाइटी में है, किस घर में है, और उस घर के अंदर भी किस कमरे में इलेक्ट्रॉन पड़ा है। तो मुझे क्वांटम नंबर मिला के लोकेशन या एड्रेस मिल जाता है इलेक्ट्रॉन का। जो फॉर्मूलेज लिखाए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से समझाए हैं, सारे नंबर्स कहां से आए हैं, सारे फॉर्मूलाज कहां से आए हैं। अगला लेक्चर भी और उसके अगला लेक्चर भी हमारा क्वांटम नंबर्स पे रहेगा। हम चौथा क्वांटम नंबर डिस्कस करेंगे, सारी बातें करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।